आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो टर्म 2 एग्जाम होगा 15 जून को जो टर्म 2 एग्जाम होगा उसमें हिंदी से जो प्रश्न आएंगे। तो आज के इस वीडियो में 15 जून जो हिंदी का एग्जाम होगा तो हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लेके आए हैं। जो सेम इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को 15 जून के एग्जाम में देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि ये प्लस का मार्क लाना और हिंदी में फुल मार्क्स लाना तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो देखिए लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है, ठीक ना। यहाँ देखिए गद्यांश दिया है यानी कि पैराग्राफ यहाँ दिया है, ठीक ना। ये पैराग्राफ है साहस की जिंदगी के बारे में। उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 1 में साहसी मनुष्य की क्या पहचान है, साहसी मनुष्य की क्या पहचान है। और दूसरा क्वेश्चन है जिंदगी को ठीक से जीना क्या है, जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखें। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 1 साहसी मनुष्य की पहचान क्या है, उसका जो आंसर है वो है साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिंदगी को ठीक से जीना क्या है, जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त, ठीक ना, उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखें। उपयुक्त गद्यांश, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा साहसी जिंदगी, ठीक है ना। क्या होगा, साहसी जिंदगी होगा इस गद्यांश का शीर्षक, ठीक, साहसी जिंदगी। अगला खंड ख की ओर आते हैं। यहाँ व्याकरण से दिया गया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर का है, 2 प्रश्न है। क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा उदाहरण लिखें। लेकिन ये क्वेश्चन जो हम सेट किए हैं क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन हम नहीं हल करेंगे। अगला क्वेश्चन अथवा में है वाक्य में अवयव पद को रेखांकित करें। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम हल नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, सिलेबस में नहीं है। अगला पाठ्य पुस्तक की ओर आते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में है यहाँ 5 प्रश्न है, 3-3 नंबर का, ठीक ना। कहता लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी, ठीक। लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। 6 का आंसर होगा लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफी शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, वह उन्हें परमधाम, ठीक ना, परमधाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफी कठोर थे, उन्हें शिक्षा के समान तो क्या किंचित अवसर प्रदान भी नहीं किए जाते थे। वह किसी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उनके विकास के संबंध में सामाजिक विचार काफी संकीर्ण थे। और अथवा में जो क्वेश्चन था उसका आंसर है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता, उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़के से पीछे नहीं है, वह उनके कंधों से कंधा मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर यहाँ अथवा में, यहाँ जो अथवा में दिया था लड़कियों के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां है, ये दोनों के आंसर को मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और
अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे? तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। नंबर 7 का जो आंसर होगा, मेना वहां रहती थी, वह मकान मेना को बहुत प्रिय था, ठीक ना, प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुले हुए थे, क्योंकि नाना साहब का नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना साहब के साथ था, यानी कि नाना के साथ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? और अथवा में दिया है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। नंबर 8 का आंसर होगा, कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है। कवि ब्रजभूमि पर ही मानव रूप में ग्वाला और चरवाहा बनकर, मनुष्य के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पंछी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका ब्रजभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता रहे। अथवा वाला प्रश्न का आंसर होगा, कवि रसखान ब्रजभूमि पर अवस्थित वन, बाग, बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंग उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्या और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो रह जाती हो, कोयल स्पष्ट बोलो। तो यहाँ से लेके, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। प्रश्न का आंसर होगा, रीढ़ की हड्डी ही शरीर का वह अंग है जो सबसे मजबूत होता है। वास्तव में सारे शरीर का ढांचा इसी पर टिका होता है। यहाँ भी जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा को अस्वीकार करते जाते हैं, तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा यह कहकर बताना चाहती है कि शंकर में व्यक्तित्व की कमी है, वह कमजोर है, कायर है, स्वार्थी, कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आ चुके हैं। यहाँ रचना है, ठीक ना, यहाँ रचना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखे। अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को यह पत्र लिखने बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग में लिखना है, सेवा में जिलाधिकारी, झारखंड वन संस्था रांची, दिनांक यहाँ डेट दे देना है, विषय पेड़ पौधों की कटाई रोकने के संबंध में या संदर्भ में, ठीक ना, संदर्भ में या फिर संबंध में यहाँ दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ संदर्भ में दिया है, ठीक ना। एक मिनट संदर्भ में दिया है, ठीक ना, यहाँ संदर्भ में दिया है। ये क्या हो जा रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए महोदय लिखा है, उसके बाद यहाँ विषय लिखने के बाद यहाँ महोदय लिखना। देखिए यहाँ विषय लिखा है, पेड़ पौधों की कटाई रोकने के संबंध में, आप इस संदर्भ में। मैं रांची का निवासी हूँ, मेरे क्षेत्र में इन दिनों वन्य पेड़ पौधों की निर्मम कटाई हो रही है। इस तरफ किसी वन्य पदाधिकारी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं। हालांकि इस क्षेत्र में वन्य पेड़ पौधों की कटाई पर प्रतिबंध है, परंतु यह दुख का विषय है कि पेड़ पौधों की कटाई किसी भी प्रकार रुक नहीं पा रही है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी उपयुक्त शिकायत पर ध्यान देंगे और वन विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं बाहुबली पहुंच वाले रंगदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे।
ताकि वन्य पेड़ पौधों की अवैध कटाई रोकी जा सके और इस सुंदर पृथ्वी पर स्वास्थ्य सुरक्षित कर सके। फिर आपसे शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ आपका अभिषेक कुमार रांची। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ एक दिया था पेड़ कटाई के रोकने के बारे में, यह पत्र लिखने, और यहाँ दिया था वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने और करते हुए और पिताजी को एक पत्र लिखे। तो यहाँ अथवा में दिया था, तो हमने ऊपर वाले प्रश्न को के पत्र लिखा, ठीक है ना, उसके पत्र पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए पत्र लिखे। अब यहाँ वार्षिक परीक्षा की विधि है, तो वार्षिक परीक्षा जो आपके मन में आए, जो आप लिख सके, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ किन्हीं एक का के बारे में यह पत्र लिखने बोला है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ निबंध लिखने बोल रहा है। पहला है जो मेरा भारत महान, संकेत बिंदु प्रस्तावना, प्राकृतिक बनावट, इतिहास, धार्मिक सहिष्णुता एवं सौहार्द, उपसंहार। और दूसरा है मेरे जीवन का लक्ष्य। यहाँ संकेत बिंदु दिया है भूमिका, मेरा लक्ष्य, ये लक्ष्य क्यों, तैयारी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर ख को बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ख, मेरे जीवन की लक्ष्य। तो मेरे जीवन का लक्ष्य लिख के यहाँ हेडिंग देना है। फिर यहाँ पहला में लिखना है विचार बिंदु। विचार बिंदु में लिखना लक्ष्य की आवश्यकता, मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रेरणा का स्रोत, सेवा भाव, लक्ष्य प्राप्ति की ओर। दूसरा, लक्ष्य की आवश्यकता, प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आती है। फिर तीसरा यहाँ पॉइंट लिखना, मेरे जीवन का लक्ष्य, मैंने यह तय किया कि मैं पत्रकार बनूंगा। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यम का, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि, चाहे तो देश में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। ठीक, और प्रेरणा का स्रोत, तो प्रेरणा का स्रोत में यहाँ मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, मी नटराजन। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं की लेखों के कारण हमारे शहर में कई दिन दुखी लोगों को न्याय मिला। इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरफ श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। ठीक, अब यहाँ सेवा भाव, तो सेवा भाव में क्या लिखना है? सेवा भाव में लिखना है, मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसे भी बहुत नहीं, परंतु मैं पैसे के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं स्वस्थ समाज को देखना चाहता हूँ। इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देने में अपना धर्म समझता हूँ। लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी क्या है? तो लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी में यहाँ लिखना है, केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता। मैंने इसे पाने के लिए कुछ तैयारी भी शुरू कर दी। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी व अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी ताकि लिख सकूं। वह दिन दूर, और इधर थोड़ी नहीं आई है पेज, ठीक ना, इधर थोड़ी कट गई है, इधर नीचे वाला आकर्षक विज्ञापन है। हेडिंग में लिखना पर्यावरण की रक्षा, फिर दुनिया की रक्षा। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। ये हेडिंग में लिख देनी है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्रकृति का ना करें हरण, जाओ बचाएं पर्यावरण।
ये हो गया आकर्षक विज्ञापन। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। एकदम इम्पोर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि उसको अगर पता नहीं है कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसको पता चले। और अगर मॉडल सेट के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 के प्लेलिस्ट में, वहाँ बहुत सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जाके अवश्य देखिएगा। जिससे क्या होगी, आपकी A+ ग्रेडिंग मिल सकती है। यानी कि इतनी हम क्वेश्चन सेट किए हैं, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाके देखिए। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।